नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना घर। देहरादून में आए राजन की नज़र राह चलती माधवी पर पड़ी तो उसने उसका रास्ता रोककर पूछ ही लिया, कैसी हो माधवी? तुम यहाँ कैसे? इतना ही पूछ पाई माधवी। आशीष को गोद में उठाकर कितना प्यार किया राजन ने। आखिर उसका खून जो था। बाप बेटे को एक साथ देखकर माधवी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। घर में सब कैसे हैं? माधवी ने पूछा। राजन ने कहा, माँ दुनिया में नहीं रही और दिल्ली में नम्रता की भी शादी हो गई है। आनंद की बेंगलुरु में नौकरी लगे हुए 1 महीना हुआ है। कॉफ़ी नहीं पियोगी मेरे साथ? माधवी मना नहीं कर पाई। कितना बदल गई हो तुम। क्या इस बीच में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुमने अपना नंबर भी बदल लिया। तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया हूँ सिर्फ मुझे ही पता है। मियाँ बीवी में लड़ाई किस घर में नहीं होती, लेकिन अपना घर छोड़कर कौन जाता है। मैं पिछले 1 महीने से यहीं देहरादून में ही हूँ और यहीं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा हूँ। राजन बिना रुके लगातार बोले जा रहा था। माधवी फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। राजन से दूर जाने के बाद उसने जाना, अपना घर ही अपना घर होता है। मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है माधवी। राजन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। आज सुबह की ही तो बात थी। शायद भगवान भी ऊपर खड़ा उसकी बात ही सुन रहा था। जब माधवी ने अपनी माँ से कहा था, माँ अब मैं आशीष को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी बेटी? छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं देते। नंद भाभी की लड़ाई तो चलती ही रहती है और फिर आशीष स्कूल जाता है। जब तू अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है तो इसे कौन संभालेगा? कांताजी बोली। माँ मुझे आशीष के स्कूल में ही नौकरी मिल गई है। आशीष भी मेरे साथ जाया करेगा और मेरे साथ ही आया करेगा। बस आप मुझे मत रोकिए। अगर आज नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगी। फिर मेरा खुद का घर तो है, पहले ही बहुत देर कर दी है। कितना कुछ बदल गया पिछले 4 सालों में। सही कहा करते थे पापा। वही तो हुआ जो उन्होंने कहा था। कहते कहते माधवी अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो पड़ी और कांताजी उसके बालों को सहलाने लगी। माधवी अतीत में खो गई। 2 भाइयों की अकेली छोटी बहन माधवी। पापा बैंक में मैनेजर थे। दोनों भाई सरकारी नौकरी में थे। देहरादून में उनका अपना घर था। माधवी ने मैथ में पीएचडी की थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। कितने अरमानों से उसके पापा ने राजन के साथ माधवी की शादी की थी। राजन देहरादून के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। उनके परिवार में उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और माँ के अलावा कोई नहीं था। पलकों पर बिठाकर रखा था माधवी को उसकी ससुराल वालों ने और उसके पति ने। उनका घर नोएडा में था। देहरादून में नौकरी करने के कारण राजन ने एक छोटा सा घर देहरादून में भी खरीद लिया था, जहां माधवी और राजन ने अपनी गृहस्थी बसाई थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अधिक लाड़ प्यार में पली माधवी को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि छोटी छोटी ज़रूरत के लिए उसके घर वाले राजन को फ़ोन करते थे। राजन ने कहा भी था, मैं तुम्हारे किसी खर्चे में कोई कमी नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। इस बात में
तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। माँ की पेंशन भी आती है जिसे वह खुद पर खर्च करती हैं। मैं खर्च ही कितना करता हूँ उन पर, उसमें भी तुम्हें परेशानी रहती है। इन्हीं बातों के चलते उनमें आपस में बहुत लड़ाई रहने लगी थी और गुस्से में लड़ झगड़ कर एक दिन माधवी अपने मायके आ गई थी। 2-3 बार राजन उसको लेने भी आया, लेकिन घर वालों ने उसके साथ भेजने से मना कर दिया। माधवी के दोनों भाइयों ने भी राजन का कम अपमान नहीं किया था और बोल दिया था, आइंदा से हमारे घर की तरफ रुख भी मत करना, हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, वह हमारे ऊपर बोझ नहीं है। माधवी को अपनी माँ का भी पूरा सपोर्ट मिला था। राजन फिर कभी उसे लेने नहीं आया, ना ही उनकी फ़ोन पर आपस में कोई बात हुई। इतना तो पता चला था कि अब वह नोएडा में ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा था। माधवी के पापा बहुत समझाया करते थे, बेटा हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती, तेरे भाइयों की भी गृहस्थी है, वह अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, तू अकेली कैसे रहेगी, अपना घर ही होता है और राजन की कोई गलती भी तो नहीं है, आखिर अपने परिवार की जिम्मेदारी वो नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा। लेकिन माधवी की माँ हमेशा अपने पति को यह कहकर चुप कर देती थी कि हमारी बेटी के लिए हमारे घर में कोई कमी नहीं है, मैं उसके साथ अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। एक दिन अचानक माधवी के पापा भी चल बसे। दोनों भाई भी अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। अब माँ भी लाचार हो चुकी थी। दोनों भाभियाँ भी माधवी के साथ उपेक्षित व्यवहार करने लगी थी और उसके बेटे से भी प्यार नहीं करती थी। कल भी उसने अपनी भाभियों को आपस में बात करते हुए सुना, ना जाने कब तक हमारी छाती पर मूंग डलेगी, खुद कमाती है तो अपने घर में जाकर रहे। आगे माधवी सुन नहीं पाई थी और चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। माधवी ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने देहरादून वाले घर में जाकर ही रहेगी, जिसकी एक चाबी उसके पास रहती थी और दूसरी राजन के पास। आज ही आशीष को स्कूल से लाते हुए राजन से उसकी मुलाकात भी हो गई थी। माधवी ने अपना और अपने बेटे का सारा सामान बैग में रखा और अपनी माँ से बताया कि राजन उसके घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। आज कांता जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। किसी ने उसे रोकने की आज कोशिश भी नहीं की। आज वह सच में अपने घर जा रही थी, वो घर जो सिर्फ उसका था। राजन ने जैसे ही उसे देखा बोल पड़ा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, अपने उस घर में जो हमने कभी प्यार से बसाया था। मुझे माफ़ कर दो राजन, मैंने बड़ी गलती की है। बस माधवी चुप हो जाओ, अब पिछली बातों को मत दोहराओ, हमें नई जिंदगी शुरू करनी है, जो बीत गया वह वापस नहीं आता। कहते हुए माधवी को और अपने बेटे को उसने गले से लगा लिया। आज सच में एक अधूरा परिवार पूरा हो गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।